नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जय हिंद। यूपीएससी के द्वारा ईएसआईसी और ईपीएफओ के लिए अ, अनुवादक अनुवाद अधिकारी पदों के लिए साक्षात्कार लिया जाना है। इसके लिए लिखित परीक्षा ऑलरेडी हो चुकी है और जो भी अभ्यर्थी लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हैं, उनका साक्षात्कार लिया जाना है। इसी सिलसिले में एक्स फाउंडेशन के द्वारा उन सभी अभ्यर्थियों का जो लोग लिखित परीक्षा उत्तीर्ण कर चुके हैं और जो अपना एक मॉक इंटरव्यू देने हेतु इच्छुक हैं, उनके लिए एक मॉक इंटरव्यू की सीरीज हमने शुरू करी है और इसी कड़ी में आज हमारे साथ में इस साक्षात्कार के लिए मिस नेहा जी हैं, जिनका हम आज मॉक इंटरव्यू करेंगे। नेहा जी, आज के इस सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप अपना वीडियो ऑन कर सकते जी, नमस्ते सर। हैं। नमस्कार नेहा जी, आपको मेरी आवाज साफ साफ आ रही है? जी सर, आ रही है। ठीक है, आप कंफर्टेबल है? ठीक है। ठीक है ना जी, आप अपने बारे में हमें कुछ बताएं। सर, मेरा नाम नेहा कुमारी साव है। मैं पश्चिम बंगाल के हुगली जिले के अगर सब्दानी संभव हो तो नामक। थोड़ा सा तेज बोलने का प्रयास करें, आवाज थोड़ी कम आ रही है। जी सर। सर, मेरा नाम नेहा कुमारी साव है। मैं पश्चिम बंगाल के हुगली जिले के सब्दानी नामक जगह से हूँ और मैंने 2019 में अपना स्नातक पूरा किया है सेठ आनंदराम जपुरिया कॉलेज से और 2021 में मैंने परास्नातक पूरा किया है। कौन से विषय से किया आप अपने अपना परा स्नातक? सर, हिंदी विषय, हिंदी साहित्य। अच्छा, तो आपने अनुवाद की पढ़ाई भी करी होगी। जी सर, मैंने इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी से पीजीडीटी के कोर्स की है। अच्छा, तो नेहा जी ये बताएं कि भारत एक बहुभाषी देश है ना? बहुत सारी भाषाएं भारत में बोली जाती हैं। कितनी भाषाएं लगभग भारत में एग्जिस्ट करती हैं? सर, भारत में तो ऐसे बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं, लेकिन हमारे संविधान में मूलतः 22 भाषाओं को ये किया गया है। अच्छा, और ये 22 भाषाओं की लिपियां भी अलग अलग हैं। जी सर। कई सारी भाषाएं एक ही लिपि में भी लिखी जाती हैं। जी सर। कौन सी लिपि? सर, देवनागरी लिपि को बोल सकते हैं। देवनागरी लिपि में हिंदी भाषा है, नेपाली भाषा है, गुजराती है, मराठी है। हाँ, पर एक से अधिक भाषाओं के लिए देवनागरी लिपि का प्रयोग किया जाता है ना? आप कुछ बताएंगे देवनागरी लिपि के बारे में? देवनागरी लिपि का इतिहास क्या है? कैसे देवनागरी लिपि इतनी प्रमुख लिपि बन गई हमारे देश की, और वर्तमान में देवनागरी लिपि का क्या स्थान है हमारे देश में और हमारी भाषाओं के मध्य? तो सर, बोल सकते हैं कि देवनागरी लिपि जैसे कि ये संस्कृत भाषा जो थी वो भी देवनागरी लिपि में ही लिखी जाती थी और जो हिंदी है वो हिंदी संस्कृत भाषा से ली गई है, तो इसलिए इसकी लिपि देवनागरी हुई और इसके लिए ये भी कहा जाता है कि देवनागरी लिपि जो है वो ऐसा माना जाता है कि देव की लिपि है, जो हमारे वेद पुराण में संस्कृत भाषा का उपयोग किया गया है, तो उसकी लिपि देवनागरी होने के नाते अभी इसको बहुत ज्यादा महत्व दिया जाता है। नहीं, थोड़ा मुझे और अगर आप स्पेसिफिकली बता सके, एक हिंदी साहित्य के छात्र होने के नाते, ये तो आपने एक मुझे सामान्य बातें बता दी, बिल्कुल ठीक है, पर एक हिंदी साहित्य का छात्र होने के नाते अगर आप मुझे बता पाए कि देवनागरी लिपि का उद्भव कैसे हुआ, इसका विकास कैसे हुआ, इसका मानकीकरण कैसे हुआ, और वर्तमान समय में इसकी संवैधानिक स्थिति क्या है, और कितनी ऐसी भाषाएं हैं जो देवनागरी लिपि में बोली लिखी जाती हैं आज के समय में, और इसको लेकर के आगे सरकार की क्या योजना है, और किस तरह के कार्य, किस तरह के इसके ऊपर क्या क्या कार्य आज हमारे देश में हो रहे हैं, क्या क्या कार्य पहले हुए हैं, किस तरीके से इस लिपि का विकास करके यह लिपि आज इस स्तर तक पहुंची है। तो थोड़ा सा स्पेसिफिकली यदि आप एक हिंदी साहित्य के विद्यार्थी होने के नाते हमें बता पाए। जी सर। सर, बोल सकते हैं जहां तक कि मैं जैसे। समझ पाता हूँ कि आप समझ जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ कि आपके परास्नातक यानी कि आपके जो आपने एमए हिंदी किया, उस सिलेबस में भी देवनागरी लिपि एक विषय रहता है। जी सर। अ, सर, उद्भव विकास से बोला जाए तो मतलब स्पेसिफिक डेट तो मुझे नहीं याद आ रहा है, लेकिन
संस्कृत भाषा से हुई है और हिंदी, नेपाली, मराठी भाषा जो है उसकी लिपि भी देवनागरी है और देवनागरी भाषा देवनागरी भाषा के रूप में हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया है और बस अभी मुझे इतना ही समझ में आ रहा है। अच्छा। कुल कितनी भाषाएँ हैं 8वीं अनुसूची की जो देवनागरी लिपि में बोली जाती हैं? सर हिंदी, नेपाली, मराठी और जी सर अभी इतने 3 भाषाएँ याद आ रही हैं। अच्छा, ठीक है। आप हिंदी भाषा का जो विकास हुआ है, हिंदी भाषा का जो क्षेत्रीय प्रसार है, अ, हिंदी भाषा का जो वर्तमान रूप है, वर्तमान स्वरूप है, वो किस प्रकार से ये विकास हुआ है, उसके बारे में कुछ बता पाएँगे आप? हिंदी भाषा का सर हुँ, हिंदी भाषा का अगर विकास के बारे में बोलें तो अ, जैसे हिंदी भाषा का विकास आदि बहुत समय से है लेकिन इसे अम, आदिकाल से ही देखा जाए तो हिंदी भाषा में बहुत सारी रचनाएँ हुई है और जब हमारे देश की जब देश की कोई स्वतंत्रता ऐसी की रचना बात बताएँ आती है आदिकाल का जो हिंदी भाषा में की गई? आदिकाल की ऐसी कोई रचना जो हिंदी भाषा में की गई? सर आदिकाल में तो बहुत सारी भाषाएँ इसमें की गई थी जैसे कि बोल सकते हैं जो अमीर खुसरो थे अ, उनसे ही उनके जो मुहावरे होते थे वो बहुत ही प्रचलित थे हिंदी भाषा के लिए और बाकी सारी भाषाएँ तो अपभ्रंश और पाली में की जाती थी। अच्छा, ठीक है। और? और अभी याद नहीं है। अच्छा। नेहा जी, एक अनुवाद अधिकारी के तौर पे आपको क्या लगता है कि सरकारी कार्यालयों में आपके लिए क्या-क्या चुनौतियाँ हो सकती हैं? और इन चुनौतियों को किस प्रकार से आप कैसे इनका सामना करेंगे आप? सर अगर देखा जाए तो चुनौती के रूप में जो अहिंदी भाषी के लोग हैं, उन्हें थोड़ा प्रशिक्षण देना एक चुनौती के रूप में हो सकता है, लेकिन हमारे कर्तव्य बनता है कि उन्हें प्रशिक्षण दिलवाएँ तो उन्हें इनकी उपयोगिता के बारे में बताया जाएगा और वहाँ और कुछ जैसे कि तकनीकी शब्द जैसे होंगे, तो उनसे अगर रूबरू नहीं अगर मैं होंगी, तो वो भी मेरे लिए एक चुनौती होगी लेकिन उसका उसका समाधान तो करना ही होगा। हिंदी भाषी और हिंदीतर भाषी ये 2 शब्द प्रयोग किए जाते हैं। जी सर। क्या अंतर है इन दोनों शब्दों में? जैसे हिंदी भाषी उसे कहते हैं जो हिंदी बोल सकते हैं, लिख सकते हैं नहीं, और हिंदीतर अहिंदी भाषी और हिंदीतर भाषी। जी। सर इसके बारे में तो मुझे ज़्यादा नहीं पता लेकिन अम, बोल सकते हैं कि जैसे कि हिंदीतर भाषी जो होते हैं, उन्हें उनकी जो मातृभाषा होती है वो हिंदी नहीं होती है। मतलब कि उन्हें हिंदी का ज़्यादा ज्ञान नहीं होता है। हिंदी भाषी कौन होते हैं फिर? तो नहीं पता अभी। अच्छा। राजभाषा नियमों के बारे में कुछ बताएँगे आप? जी सर, राजभाषा नियम 1976 राजभाषा नियमों के बारे में कुछ बताइए, राजभाषा नियम। सर कितनी-कितनी राजभाषा है, नियम है? सर एक प्रश्न थोड़ा मुझे दोबारा बताइएगा।
जी जी, राजभाषा नियम। हाँ सर, राजभाषा नियम 1976। हाँ, राजभाषा नियम 1976 के बारे में। हाँ सर, उसमें कुल 12 और भी धाराएं कोई हैं। राजभाषा नियम आए हैं 1976 के अतिरिक्त? सर, राजभाषा अधिनियम 1968 आए हैं। नहीं, और राजभाषा अधिनियम 1968। फिर सर, राजभाषा अधिनियम और नियम में क्या अंतर है? नियम और क्या आप अधिनियम। अधिनियम को भी नियम मानेंगे? सर, अधिनियम में ये होता है कि वो संसद के सामने रखा जाता है, और उसको पालन करने के लिए जो भी नियम बनाए जाते हैं, वो मतलब उसे पालन करना है, उसे किस तरह से पालन करना है, वो नियम में लिखे गए हैं। तो जब भी हम राजभाषा नियम की बात करेंगे, तो हम राजभाषा नियम की जब बात कहेंगे तो वह राजभाषा नियम 1976 होगा, है ना? जी नेहा जी, बताइए राजभाषा नियम 1976 में नियम 5 के बारे में बताइए। सर, नियम 5 में ये कहा गया है कि हिंदी भाषा में आए गए पत्रों के पत्रावली के जवाब हिंदी भाषा में ही दिए जाने हैं। अच्छा, और नियम 10 में क्या है? तो नियम 10 में कार्य साधक ज्ञान के बारे में बताया गया कि जिस भी कर्मचारी ने 10वीं कक्षा की परीक्षा में एक विषय हिंदी रहा हो, उन्हें कार्य साधक ज्ञान कहा जाएगा। बस इतना ही है? इसमें सर और भी है, और इसमें ये भी कहा गया है कि अगर किसी कार्यालय में 80% कर्मचारी कार्य साधक ज्ञान प्राप्त होंगे, तो उनकी उस कार्यालय के नाम जो है राजपत्र में अधिसूचित किया जाएगा। अच्छा अच्छा, एक बात बताइए नेहा जी, आप पश्चिम बंगाल से, यदि आपके कार्यालय में बंगाली भाषा भाषी कर्मचारी हैं, उन लोगों को हिंदी शिक्षण योजना की जो पाठ्यक्रम है उनके लिए यदि आप नामित करना चाहती हैं तो उसके लिए क्या व्यवस्थाएं हैं, क्या नियम है? हिंदी शिक्षा के लिए पहले तो उनके जो बंगाली हैं, उन्हें प्रवीण प्रवीण की शिक्षा देनी देनी होगी। प्रवीण की शिक्षा के अंतर्गत वो आएंगे, तो उनके लिए पहले उनके नाम को अधिसूचित मतलब उनके नाम को वहाँ हिंदी प्रशिक्षण के लिए लिखवाना होगा, और उन्हें हिंदी प्रशिक्षण के लिए भेजना होगा प्रवीणता के पाठ्यक्रम के अनुसार। मतलब प्रवीणता पाठ्यक्रम के लिए आप भेजेंगे? नहीं सर, सॉरी, प्रवीण। प्रवीण पाठ्यक्रम के लिए भेजेंगे। प्रवीणता और प्रवीण में क्या अंतर है? ऐसे प्रवीणता में कहा गया है कि अगर कोई भी कर्मचारी अगर 10 क्लास की परीक्षा हिंदी माध्यम से देते हैं, तो वो प्रवीणता माने जाएंगे। और जो प्रवीण होते हैं, उसमें बहुत सारी भाषा भाषी के लोग जिनका शिक्षा माध्यमिक स्तर तक हिंदी शिक्षा का ज्ञान नहीं प्राप्त है, उन्हें प्रवीण कहा जाएगा। एक शब्द आजकल बड़ा प्रयोग होता है नेहा जी, पैनल, PANEL, पैनल, सुना है आपने पैनल शब्द? अगर इसका अनुवाद करना होगा तो क्या करेंगे आप? हाँ, अभी तो किया चलिए नहीं। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आप ऐसा करिए कि आप पैनल शब्द से एक सेंटेंस बनाइए अंग्रेजी में, और फिर उसका अनुवाद करके मुझे समझाने का प्रयास कीजिए कि पैनल क्या होता है। आप चाहे तो कॉपी पेन का भी यूज कर सकते हैं, जी सर। पेपर पेन यूज कर सकते
बोल सकते द सुप्रीम कोर्ट जज पैनल द सुप्रीम कोर्ट जज पैनल कोई बात नहीं, आप घबराइए मत, बोलिए जो बनाया, जो लिखा है आपने बताइए। द सुप्रीम कोर्ट जज पैनल वाज कॉन्स्टिट्यूटेड कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर अ पर्टिकुलर केस, हाँ बोल सकते हैं। a five judges bench panel or a five judges panel was constituted for a particular case। तो अगर ये सेंटेंस हमने बोला कि of five judges five judges of Supreme Court panel was constituted for this particular case, ऐसा एक सेंटेंस आपके सामने आ गया, कैसे इसका अनुवाद करेंगे? सर बोल सकते हैं कि 5 जजों की पीठिका बोलते हैं इसे, मुझे ठीक से वो शब्द याद नहीं आ रहा है। 5 जजों की जो बैठक है या फिर पीठिका है, वो किसी पर्टिकुलर केस के ऊपर। कोई बात नहीं नेहा जी। एक विश्व हिंदी सचिवालय के बारे में सुना है आपने? विश्व हिंदी सचिवालय कहाँ पे है? मॉरिशस में। इसके बारे में बताएंगे कुछ आप मुझे, क्या करता है और क्या इसकी क्या कार्य प्रणाली है? इसके बारे में तो ज्यादा नहीं पता है, लेकिन बोल सकते हैं कि विश्व में हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए जो विश्व हिंदी दिवस मनाए जाते हैं, उसके सारे अच्छे से तैयार करते हैं और हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार के लिए। ठीक है नेहा जी, एक आखिरी प्रश्न मैं आपसे और पूछूंगा कि एक हिंदी अनुवादक के तौर पे आप लोग युवा हैं और आने वाले भविष्य में हमारी हिंदी जो है हमारी राजभाषा है, उसके कार्यान्वयन का, उसके उत्थान का, उसके विकास का, उसको आगे लेकर के जाने का दायित्व तो आपके कंधों पे है। तो जितने भी प्रयास किए जा रहे हैं निरंतर भारत सरकार के द्वारा और विभिन्न संस्थाओं के द्वारा, इसके अतिरिक्त ऐसा कोई एक सुझाव आप देना चाहें जो हिंदी भाषा के उन्नति में सहायक हो, उसके विकास में, उसके कार्यान्वयन में सहायक? सर पहले तो इसकी शुरुआत हमें अपने कार्यालय से करनी होगी, जैसे कि मैं इसके कोई एक लिए हम विशिष्ट सुझाव की बात कर रहा हूँ, एक विशिष्ट सुझाव आपकी तरफ से कि ये अगर ऐसा हो तो हिंदी भाषा को जो है एक उसके कार्यान्वयन को एक बहुत अच्छी गति मिल सकती तो बोल सकते हैं कि जो हिंदी भाषा की तो पहले ये बात है कि उसके जो शब्दों का प्रयोग होता है वो थोड़ा आम जनता के लिए थोड़ा कठिन होता है। अगर हम जितना प्रयास करें कि थोड़ा और भी सरल भाषा का प्रयोग करें जिससे आम जनता लोग उससे जुड़ पाए, और जो अहिंदी भाषी लोग हैं वो भी उनके जो वो भी उससे ज़्यादा उन्हें कठिनाई ना हो उसे सीखने में, तो वो कर सकते हैं। मतलब हिंदी भाषा को थोड़ा और भी आसान बना सकते हैं। है। ठीक है नेहा जी, आप जा सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। नेहा जी आपको लीव नहीं करना है? चलिए नेहा जी का हम लोग, हाँ, तो नेहा जी कैसा रहा इंटरव्यू का आपका अपना फीडबैक? आपका इंटरव्यू हो गया ओवर फॉर्मल, नाउ वी कैन टॉक ऑन फीडबैक। कैसा मुझे रहा ज़्यादा एक्सपीरियंस? एक्सपीरियंस ऐसा रहा कि जैसे कि आप जो पूछ रहे हैं मैं ब्लैंक हो जा रही हूँ। ठीक है, बहुत अच्छा बोला आपने, अच्छा कॉन्फिडेंस था आपका। आई कांटेक्ट थोड़ा सा मिसिंग था बीच बीच में ना, जैसे बोलते बोलते इधर इधर उधर मैं बार बार बोलता हूँ कि नहीं करना है ना, एकदम आंख में आंख डाल के इंटरव्यूअर के आपको बात करें, बिल्कुल आंख में आंख डाल के। सबसे ज्यादा जो विश्वास आपका, कॉन्फिडेंस जो आप अपना
प्रेजेंट करेंगे ना वो आई कांटेक्ट से होता है, तो आई कांटेक्ट आपको बढ़िया बना के रखना है पहली बात। उसके बाद भाषा आपकी ठीक थी मोरलेस, लेकिन ऐसा लग रहा था कि विषयों पे आपकी पकड़ जो है थोड़ी हल्की है। मतलब जैसे जो मुख्य काम है आपके, हिंदी शिक्षण योजना, अनुवाद, ये काम तो आपको करना है अपने कार्यालयों में, तो चलिए ठीक है। चूंकि आप एक फ्रेशर हैं और आपने अभी तक कहीं काम नहीं किया है, तो आपसे अपेक्षा नहीं की जाती है कि आपको इतनी जानकारी हो, पर फिर भी यदि हो तो वो सोने पे सुहागा होगा, है ना। अगर हो तो वो आपके लिए एड ऑन का काम करेगा। पर ठीक है, आपने जो बाकी चीजें बताई अच्छी बताई। थोड़ा सा आपको जो है, जैसे बेसिक सेंटेंस कंपोजिशन है ना, एक वर्ड आपको दिया गया पैनल, तो एक उसके लिए बहुत क्विक जो है आप सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस बना सकती हैं। उसके लिए कोई जरूरी नहीं है कि बहुत कॉम्प्लेक्स सेंटेंस आपको चुनना है। एकदम सिंपल सेंटेंस कि अ पैनल वाज कॉन्स्टिट्यूटेड। सेंटेंस अ पैनल वाज, सेंटेंस का मतलब क्या होता है? सेंटेंस का मतलब होता है, सेंटेंस मीन्स इट शुड हैव अ सब्जेक्ट, इट शुड हैव अ वर्ब एंड इट शुड हैव अ आइदर ऑब्जेक्ट और एनी प्रेडिकेट, मतलब उसके बाद तो बस हो गया। तो ये 3 वर्ड्स का भी एक सेंटेंस हो सकता है, कोई जरूरी नहीं कि आप एक बहुत लंबा चौड़ा सेंटेंस। देखिए, प्रेजेंस ऑफ माइंड इंटरव्यू में बहुत मैटर करता है। तो एक सब्जेक्ट, एक वर्ब लगा करके और एक ऑब्जेक्ट लगा करके आपने एक छोटा सा सेंटेंस सुना दिया, पैनल वाज कॉन्स्टिट्यूटेड। ठीक है। अब आप बोल सकती हैं कि एक पैनल का गठन किया गया था महोदय। आजकल बहुत आया, ज्यादातर पैनल शब्द के लिए हम लोग पैनल हिंदी में भी प्रयोग कर लेते हैं, और इसे, इसके हिंदी रूप को भी, देवनागरी रूप को भी स्वीकृत किया गया है। काफी हद तक ये रूढ़ हो चुका है, मानक हो चुका है, तो इसलिए हम पैनल भी कह सकते हैं। इस पैनल के लिए सटीक हिंदी पर्याय क्या होगा, यह मुझे ध्यान नहीं आ रहा। एकदम सीधा सपाट एक लाइन में बोलिए और निकल जाइए आगे। कैसी कोई आवश्यकता, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि आप सारे शब्दों का हिंदी जानती ही हो, है ना, ऐसा कोई आवश्यक नहीं है। तो इस तरीके से जो है आपको अपना मतलब निकलना है इंटरव्यू से। इंटरव्यू में जो है आपको फंसना नहीं है, आपको फंसाने का प्रयास किया जाएगा, है ना। आपको जो है ट्रैप करने का प्रयास किया जाएगा, प्रश्नों के बीच में घेरा जाएगा, ठीक है ना। आपको निकलना है। देवनागरी से संबंधित प्रश्न आपसे पूछे कि बहुत ही सटीक क्राफ्ट करना है कि महोदय, देवनागरी लिपि हमारे देश के संविधान के द्वारा अंगीकृत की गई हमारी हमारी राजभाषा की लिपि, देवनागरी लिपि अंगीकृत की गई है। भारत की अन्य भाषाएं, भारत की अनेक भाषाएं जैसे हिंदी, मराठी और जैसे आपने 2-4 नाम बताइए, ये सारी देवनागरी में बोली जाती हैं। और भी कुछ भाषाएं हैं जो देवनागरी में बोली और लिखी जाती हैं। राष्ट्रीय स्तर पे देवनागरी लिपि के प्रचार प्रसार के लिए निरंतर प्रयास हो रहे हैं, अब भी हो रहे हैं और पहले से भी होते आए हैं। देवनागरी लिपि बहुत पुरानी लिपि है, जिसमें पहले संस्कृत इसी लिपि में लिखी जाती थी, और यही लिपि आगे धीरे धीरे परिष्कृत होते होते आज देवनागरी लिपि के रूप में हमारे सामने है। भाषाएं, हिंदी भाषा का स्वरूप बदलता रहा। पहले संस्कृत थी, प्राकृत, फिर पाली, फिर प्राकृत, फिर अपभ्रंश, और अपभ्रंश के बाद में आज हिंदी को हम इस स्वरूप में देख पा रहे हैं। लेकिन देवनागरी लिपि का स्वरूप बहुत ज्यादा बदला नहीं। कुछ एक अक्षरों के स्वरूप जरूर थोड़े से बदले, लेकिन ज्यादा तौर पे उन्हीं अक्षरों को उसी रूप में हम लोग प्रयोग में लेकर के आते हैं। बस खत्म। तो ये आपको एक देवनागरी लिपि के बारे में शॉर्ट हो गया। हिंदी भाषा के ऐसे ही, मतलब आपको, क्योंकि आप हिंदी साहित्य की विद्यार्थी हैं, तो इस तरीके से थोड़ा सा, इसीलिए मैं कहता हूं कि आप लोग डेली जो सेशन हम करते हैं, इंटरव्यू सेशन, उसमें आंसर्स क्राफ्ट करके उसका रिप्लाई बोलने का प्रयास करें। जो जो प्रॉब्लम आपको यहाँ आ रही है ना, इसी वजह से दिक्कत आ रही है। मैं वहां बोलता हूँ तो आप लोग मानते नहीं, बोलते नहीं, चुपचाप बैठ के सुनते रहते हैं ना। दूसरे लोग बोल रहे हैं, आप सुन के ज्ञान अर्जन करते हैं। ज्ञान अर्जन से नहीं होगा इंटरव्यू में, ज्ञान को बोलना आपको पड़ेगा। प्रोड्यूस करना पड़ेगा, बोल के बताना पड़ेगा, है ना। लोअर स्केल पे हैं आप, मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। आई नॉट कंसोल की नहीं बहुत अच्छा है, वेरी गुड नहीं, आप लोअर स्केल पे हैं। और जैसा मैं जानता हूं कि आप सब लोग 160 नंबर के आसपास हैं रिटेन में, तो बहुत टफ कंपटीशन। यदि आप 180 के ऊपर हैं तब तो ठीक है, आप निश्चिंत रह सकते हैं। लेकिन यदि आप 160 के आसपास में हैं, तब तो आपको बहुत मेहनत करने की आवश्यकता है, क्योंकि 0.5 0.25 से जो है ना ऊपर नीचे होंगे रिजल्ट्स। फिर आप कहेंगे कि सर 0.25 से मैं रह गई, एंड दैट विल फील गिव अ वेरी बैड फील टू। ठीक है, मेहनत बढ़िया करिए, बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। धन्यवाद।